बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमना मलिक और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप सो सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे। आज मैं आई हूँ तश्त अज़वाम की किस्त नंबर 19 के साथ। लॉन्ग सी एपिसोड है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो लाजमी कर ले। और जो आने वाले नए सब्सक्राइबर्स हैं, रीडर्स हैं मेरे, मोस्ट वेलकम। और एपिसोड 19 स्टार्ट करते हैं बगैर किसी दूसरी बातचीत के। आज मैं जस्ट एपिसोड को क्लियर करूंगी और कोई बात नहीं करूंगी। तो आप लोग पढ़ के लास्ट में बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी है। एंड जो आप लोगों को पहले मैं कह चुकी हूँ, सब्सक्राइब लास्ट में कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच एडवांस में। और एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तश्त अज़वाम अस कलम मोमना मलिक किस्त नंबर 19। वो आज भी देर से जागी थी। चंद मिनट छत को घूरने के बाद कमरे में नजर घुमाई। दिलदार कमरे में नहीं था। 8 बज रहे थे। 2 दिन से नमाज भी ना पढ़ पाई थी तो आज तमाम को पढ़ने का इरादा लिए बेड से उतरी। शावर लेने का सोचकर कपड़ों के लिए वार्डरोब खोलने लगी, तब स्टैंड पर हैंग किया हुआ एक खूबसूरत सा सूट नजर आया। आतशी रंग का, हल्का कामदार ऑर्गेन्जा का बहुत खूबसूरत सूट था। अलबेला और परवशा को इस तरह के कपड़ों का काफी शौक था, पर अम्मी हमेशा मना कर देती कि कुंवारी लड़की को शोख रंग जचते नहीं, शादी के बाद जो मर्जी पहन लेना। कल जो सूट पहना वो हल्का सा था, जबकि ये कुछ भारी। लेकिन ये निकाला किसने? क्या दिलदार ने या मुलाजमा ने? मगर ये कपड़े रूटीन में नहीं पहने जा सकते, तो उसने सर झटक कर वार्डरोब खोलकर अपनी मर्जी का कोई सादा सा इंतखाब करने का सोचा। तभी एक संजीदा आवाज पीछे से उभरी। खानम, वही कपड़े पहने जो मैंने निकाले हैं। वो वॉशरूम से निकलता हुआ देख चुका था। अलबेला ने कपड़े देख कर नजरअंदाज कर दिए। यानी कि ये कपड़े उसने निकाले हैं। अलबेला का दिमाग आउट हुआ। तब ये तहैया किया कि आज इस आदमी को बता ही दे हाकिम कौन है और गुलामी किसको करनी चाहिए। वो गुस्से से दांत कचकचाती सखत सुनाने को मुड़ी, मगर मुकाबिल को जिस हालत में पाया तो दुगनी स्पीड से वापस मुंह मोड़ना पड़ गया। मिस्टर दद्दार, ये क्या बेहूदगी खिलारी हुई है आपने? वो खफत के मारे लाल सी होकर दबी दबी चिल्लाई। अब क्या हो गया? दिलदार ने उलझ कर उसकी पुश्त को देखते पूछा। अलबेला का बिजली की रफ्तार से मुंह मोड़कर चिल्लाना समझ से बाहर था। आपके अंदर शर्म हया नाम की शय है या नहीं? आपके कपड़े कहाँ हैं? उसने अपना मुंह खुली वार्डरोब में दे लिया था। दिलदार ने खुद को देखा। शावर लेकर निकला था, शर्टलेस, सिर्फ ट्राउजर में। तौलिया गर्दन के गिर्द डाला हुआ था। आज फजर से पहले बागात में कोई मसला हुआ था तो उसे जाना पड़ गया। वापस लौटा तो अलबेला को सोते ही पाया। उसका इरादा अलबेला को डिस्टर्ब किए बिना तैयार होकर चले जाने का था, पर वो उसके शावर लेने तक अपने आप जाग गई। कपड़े ये पहने हुए हैं, दिलदार ने आम अंदाज में जवाब दिया। वो तिलमिला उठी। नहीं, ये नामुकम्मल है, आप शर्ट पहनना भूल गए शायद। अलबेला ने ये कहकर उसका ध्यान करवाया तो इस बार दिलदार हैरान होकर खुद को देखने लगा और फिर जैसे गहराई तक पहुंच गया। सर उठाया, अलबेला को देखा। वार्डरोब में मुंह देकर तकरीबन अंदर ही घुसती जा रही थी। एक दिलकश मुस्कुराहट दिलदार के लबों पर ठहर गई। जाना, इसमें मुंह फेर कर कहने वाली कौन सी बात है? आप तो ऐसे शर्मा गई जैसे मैंने आपको बेलिबास कर दिया हो। दिलदार खानजादा की न जाने कौन सी रग अलबेला को देखते ही फुड़कती थी। दिलदार खानजादा, वो जोर से चीखी। इस शख्स की बेबाकी ने पांव के नाखून तक लाल कर छोड़े। जिस्म जिस्म अलग कपकपा उठा। जबकि दिलदार का दिलकश कहका कमरे में गूंजा था। वो शेरनी इस वक्त छुई मुई सी लगी दिलदार को। शायद इसकी खानम को गुस्सा करने के अलावा शर्मो हया का दौरा भी पड़ता है। दिलदार को शरारत सूझी तो करीब चलाया।
बाजू से थाम कर घुमाने लगा। अलबेला ने जोर का थप्पड़ उसके हाथ पे मार दिया और वार्डरोब में लटके कपड़ों के अंदर मुंह को मजीद दे लिया। हाँ, कल रात को ही कह रहा था 6 माह इस रिश्तों को निभाएगा, मगर यहाँ तो 6 सेकंड देखा नहीं जा रहा, जबकि रात को यूं ही सोने की आदत है मुझे। वो उसका मजाक उड़ा रहा था। अलबेला को यही महसूस हुआ। हाँ कहा था और निभाऊंगी भी, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि आप इस तरह नंगा मेरे सामने आकर मेरा इम्तिहान लें। अलबेला ने तेज लहजे में एहतजाज किया। इम्तिहान? भला कौन सा इम्तिहान? क्या आप मुझे देख बहक रही हैं, जज्बात उमड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है? जाना अगर ऐसा है भी तो मायूब नहीं, बल्कि इसको दबाने से गुनाह मिलेगा। हलाल का बंदा हूँ, आपका जरा सा सवाब कमा लेंगी तो और हसीन हो जाएंगी। वो उसकी कमर पर बिखरे बालों को उंगलियों से समेटते हुए कह रहा था। लहजे का बोझलपन अलबेला के छक्के छुड़ा गया। ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सवाब, मैं गुनहगार भली। अलबत्ता आप जरूर तौबा करें, क्योंकि बेहुदा दिमाग वालों से अल्लाह नाराज होता है। एंड प्लीज अपने कपड़े पहन कर आएं। अलबेला उसके लहजे की तपिश और कमर पर उंगलियों के सरसराते लम्स पर खुद में सिमटती बोली। ऐसे करके आप अपने साथ मुझे भी बहका रही हैं, खुद मेरे कपड़ों के आगे, बल्कि उनमें मुंह दिए खड़ी हैं और कहती हैं जाकर कपड़े बदलो। सीधा सीधा बोले, यूं ही खड़ा रखना चाहती हैं? दिलदार ने आंखों में शरारत लिए तंजिया कहा, जबकि दूसरी तरफ इतना सुनना था कि जल्दी से मुंह बाहर निकालकर आंखों को बंद किए ही घूमकर साइड हो गई। दिलदार ने आगे होकर ग्रे रंग की शलवार कमीज निकाली। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। उसका चेहरा देखकर पूछ रहा था। कौन सा सवाल? अलबेला ने आंखों को बंद किए रखा। यही कि 6 माह कैसे निभा करेंगी? मुझे तो सोने के अलावा फरागत के औकात में भी अक्सर शर्टलेस रहने की आदत है। आपसे 6 सेकंड इस हुलिये में ना देखा गया। इस तरह आपका 6 माह का ज्यादा वक्त मुझसे मुंह छुपाते ही गुजर जाना। सबूत कब इकट्ठे करेंगे भला? अंदाज में संजीदगी, जबकि काली गहरी आंखों में अनोखे रंगों को समाये दिलदार खानसादा बाज न आया अलबेला को तंग करने से। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बेशक सारा दिन शर्टलेस घूम लें, मैं कमरे में रहकर दिखाऊंगी। अलबेला ने लहजे को ठोस किया। ये अलहदा बात के जो कह गई है, अमल करने वाली नहीं। बात की बाद में देख लेंगे, अभी तो आंखें खोलकर पूरा 1 मिनट मेरी तरफ देखे तो मैं मानूं आपको। वो उसे चैलेंज कर रहा था। अलबेला का दिमाग फिर आउट होने को आया। गुलाम अपने हाकिम का पाबंद होता है, वह हुक्म नहीं दे सकता। वो भी जैसे याद दिला रही थी कि वो उसका क्या है। दिलदार जो उसके सामने इस्तादा उसके एक्सप्रेशन देख रहा था, गहरा मुस्कुराया। बैक वक्त शौहर भी तो हूं ना, और शौहर क्या कर सकता है अभी बताऊं? दिलदार ने जताते साथ उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। वो झटके से उसके बरहना नम सीने से आ लगी। इस अफ्ताब पे अब आंखें फाड़े दिलदार खानसादा को देखने लगी। वो भी अपनी काली गहरी बोलती आंखों को उसके गहरे नैनों पर टिका चुका था। वक़्त 1 मिनट से ज्यादा होने लगा। दोनों वजूद यूं ही एक दूजे के आंखों में देखे गए। एक को पता था क्या कर रहा है, तो दूसरा वजूद अपनी कैफियत पर हैरान, परेशान, घबराया हुआ। बस इतनी सी बात थी, आप फजूल में वक्त लगा रही थी। 1 मिनट की बजाय 3 मिनट 40 सेकंड देख लिया, और लगता है आगे तक देखेंगी। क्या ख्याल है, आज बाहर जाना मुलतवी कर दूं? वो जज्बात से चूर गंभीर तरीन सरगोशी में कहता उसके गालों को धीरे से छूने लगा। अलबेला द शेरनी, जिसका कहर टूटता तो कुछ सलामत न रहता, इस वक्त वो शॉक्ड सी खड़ी रह के जब दिलदार खानजादा अपना शौहर होने का हक इस्तेमाल करता उसके दोनों गाल चूमकर अब गर्दन पर झुक रहा था। अभी वो रोकती कि एकदम से वो रुक गया। जाएं यार, शावर ले लें, आपके साथ एक जिंदगी गुजारी जा सकती है। जल्दबाजी दिखाऊंगा तो आपने मुंह छुपाकर भाग जाना।
उसने आहिस्ता से अलबेला को खुद से अलग किया, फिर स्टैंड से सूट उतारकर उसके हाथ में थमाया और बाजू पकड़कर वॉशरूम छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। वो बेहरकत खड़ी अपने हाथ में मौजूद कपड़ों को देखती दिमागी तौर पर कहीं और थी। वो गुर्बत, वो लम्स, वो लहजा, क्या नहीं था वो। अब से पहले कोई गैर मर्द उसके नजदीक न भटका था और दिलदार खानजादा इस हद तक करीब आता कि धड़कनें बेइख्तियार धोंकने की तरह बजने लगती, वजूद पसीने से नहा जाता, हालत बिगड़ने लगती। अगर ये कहें कि 20 साला अलबेला ज़ावियर के दिल पर दस्तक दी जा रही थी तो गलत ना होगा। वो इंतकाम की तलबगार, पर उसके अंदर कच्ची उम्र वाले जज्बात भी तो होंगे ना। वो कभी भटकी नहीं थी, गैर महरम की तरफ कशिश न बेदार होने दी। उसका दिल कोरे कागज की मानंद था जिस पर दिलदार खानजादा की नजदीकियों ने रंग भरने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो समझने से कासिर थी, क्योंकि बाबा के अलावा कोई दूसरा मर्द उसकी जिंदगी में अहम मुकाम नहीं रखता था। अब दिलदार खानजादा शौहर की हैसियत से शामिल था, जिसकी पर्सनैलिटी मकनातीसी खिंचाव वाली इंतहाई पुरकशिश थी, बादशाहों जैसी शान रखता था। उस पे तो कोई भी लड़की अपना तन मन वार दे। लेकिन अलबेला ज़ावेर तो ऐसी लड़की नहीं। फिर क्यों वो उसके करीब आने पर कुछ कह नहीं पाती? क्यों उसका दिल जोर से धड़कता है? वो अपना इंतकाम चंद पल के लिए भूल कैसे जाती है? फित्री हया क्यों गालिब आ जाती है? वो नजदीक आता तो क्यों उससे झटक ना पाती? क्यों उसका हाथ ना तोड़ देती? हालांकि कई लड़कों की मुरम्मत उसने हड्डियां सेंक कर की थी। वो एक शेरनी थी, मगर तिलस्माती वजूद के करीब आने पर ऑक्सीजन कम होती महसूस करती और हिम्मत नापैद हो जाती। जाने क्यों, वो तो किसी अनजान को पास ना भटकने दे। ये तो था भी उसके बाप के मुजरिम को बचाने वाला, एक मुनाफिक, जुल्म का साथ देने वाला, खुद भी एक जालिम। क्या मैं वाकई बहक रही हूँ? दिलदार के बेबाक अल्फाज याद करते उसने खुद से सवाल किया। यह निकाह की पावर है। अलबेला ने शीशे में देखते अपने गाल पोरों से छुए तो एक चुभता हुआ लम्स पूरे वजूद में सनसनी फैला गया। बेसाख्ता आगे बढ़कर साबुन से गाल रगड़ने लगी, पर वो लम्स बरकरार रहा, उसी तरह जैसा छापा गया था। गाल रगड़ रगड़ कर जब टमाटर की शक्ल इख्तियार कर गए, तो अलबेला ने गुस्से से वो खूबसूरत सूट ही पानी के नीचे दे दिया। ये करके ठंड सी पड़ गई। सुने सरदार जी, अलबेला की आवाज पे वो फोन पे बात करता पलटा था। सवालिया देखा तो अगली ने गीला सूट हैंगर समेत सामने लहरा दिया। दिलदार ने सूट के बाद जिन नजरों से अलबेला को देखा वो नजरअंदाज करती कंधे अचका गई कि भीग गया तो भीग गया, मेरा क्या दोष। दिलदार ने फोन को बाएं हाथ से पकड़कर वार्डरोब खोली, एक हल्का फुल्का सा ग्रे रंग का गर्म सूट निकालकर उसकी तरफ किया। अलबेला ने बड़ी दिल जली मुस्कान उछालकर सूट पकड़ा और गीला उसे थमाकर दरवाजा बंद कर गई। वो भी सूट स्टैंड पर हैंग करके फोन पर बात करता कमरे से निकल गया। अगले पौने घंटे बाद वो बाहर आई तो दिलदार को सोफे पर बैठा अभी तक फोन में ही मसरूफ पाया, जबकि उसके आगे रखी टेबल पर नाश्ते के लवाजमान ढके पड़े थे। वो सर झटक कर ड्रेसिंग की तरफ आई। इतनी देर क्यों लग गई? दिलदार ने फोन कॉल बंद करके बेला को सरता पांव देख दरियाफ्त किया। इस लिबास में निखरी निखरी सी उसके दिल को इतना भाई कि अलबेला की थोड़ी देर पहले की गुस्ताखी भुलानी पड़ गई। बाल वॉश करते टाइम लग गया। घर पर अम्मी या पलविशा की मदद से जल्दी वॉश हो जाते थे, अब खुद करना था तो टाइम लगा। इशारा सर पे बंधे तौलिए की तरफ किया था, जबकि गैर मुतवक्किर नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया गया। शायद सर में पानी पड़ने से दिमाग की गर्मी कम हुई थी। तो आप मुझे बुला लेती, मैं यहीं बैठा था, दिलदार ने कहा। हैं क्या आप मेरी माँ या बहन हैं? वो तिनक कर बोली, तंग आ गई थी इसके लोफर पने से, जबकि दिलदार ने बस रस्मी तौर पे कह दिया था।
شوہر ہو یار، بڑی بدلحاظ ہے انسان، شکریہ کہتا ہے۔ خیر آئے ناشتہ کریں، پھر ایک ضروری کام ہے آپ سے۔ وہ اس کی بدتمیزی کو برداشت کر گیا۔ کون سا کام؟ اور ناشتہ یہاں کیوں، نیچے نہیں جانا کیا؟ البیلا پوچھتی بالوں کو تولیے سے آزاد کر کے ہاتھ سے سنوارنے لگی۔ بیگم وقت دیکھ لے، 9 بج گئے ہیں، جبکہ 8 سے 8:30 کے درمیان حویلی میں ناشتے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نہانے میں ہی 9 بجا چکی ہیں۔ میں تو نیچے جا کر ناشتہ کر آیا، آپ کو دیر تھی اس لیے آپ کا کمرے میں منگوا لیا۔ دلدار کی بات پر البیلا نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر جیسے تیسے بال ترتیب دے کر کمر پر ڈالے، چھوٹا سا کیچر لگایا، دوپٹہ درست کر کے ہاتھ پاؤں دھو کر آئی۔ وہ بس اس کی پھرتیاں فرصت سے دیکھتا رہا۔ یوں تو بڑا شوہر شوہر کہتے رہتے ہیں، اتنا نہ خیال آیا کہ بیوی بھوکی ہے اور خود پیٹ پوجا کر آئے۔ وہ اس کے ساتھ فاصلے پر بیٹھی پلیٹ میں کھانا نکالتی یوں بیویوں والا طنز کرتی اتنی پیاری لگی کہ دلدار خانزادہ کو خود پر قابو پانا مشکل لگنے لگا۔ تانا دے رہی ہیں؟ اس نے گہری سانس لے کر سادگی سے پوچھا۔ حق رکھتی ہوں سردار جی، خالص بیویوں والا انداز۔ ٹھیک ہے، آئندہ آپ کے ساتھ ہی کھایا کروں گا، اور کوئی حکم؟ وہ بحث کے بجائے فوراً مان گیا۔ یوں بھی البیلا کا یہ والا انداز دل کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے بعد البیلا نے چپ چاپ ناشتہ کیا۔ وہ فون میں کچھ کرتا رہا۔ البیلا نے کئی بار اسے ڈسٹرب کرنے کی غرض سے کوئی نہ کوئی چیز نیچے گرائی، پر وہ کمال صبر سے فون میں مصروف چیزیں اٹھا اٹھا دیتا رہا۔ ناشتہ مکمل ہوا تو ملازمہ کو بلا کر برتن اٹھوائے۔ یہ بات کر لیں۔ البیلا ہاتھ منہ صاف کر کے فارغ ہوئی، تب اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ البیلا نے نہ سمجھی سے دیکھا، پر وہ فون تھما کر کمرے کا دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ البیلا نے فون کان کو لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کا دل تڑپا دیا، اور پھر آنسو بے اختیار ہو گئے۔ وہ نیچے آیا تو گاڑیاں تیار تھیں۔ شہر جانا تھا کیونکہ اصغر کمال کو ذوالکیف کے فلیٹ میں رکھوایا تھا۔ آج اصغر کمال والا معاملہ ختم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ویسے بھی دلدار خانزادہ کو خطرہ پالنے کی عادت نہ تھی۔ وہ چاہتا تو اسی دن اصغر کمال کا کھیل ختم کر دیتا، لیکن اگلے انسان کو موقع دینا بھی عادت کا حصہ تھا۔ اصغر کمال آج اپنا موقع گنوا چکا تھا۔ اب بس نتیجہ نکلنا تھا جو دلدار کے ہاتھ میں تھا۔ لگتا تھا وہ اسے مار دے گا، یا ہو سکتا ہمیشہ کے لیے غائب کروا دے۔ بات بڑی تھی، اگر چھوٹی ہوتی تب بھی اسے چھوڑنا تو تھا نہیں۔ گاڑیاں شہر جانے کو تیار تھیں۔ وہ اپنی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس سے قبل ڈرائیور آگے بڑھاتا دلدار نے روک دیا۔ ہاشم خان جو ڈیرے پر جانے کو نکلے تھے کہ دلدار کے گارڈ نے آ کر بتایا وہ انہیں بلا رہا ہے۔ ہاشم خان کو انتہا کا غصہ چڑھا۔ اب اتنا بھی کون سا جرم کر دیا جو وہ کل رات سے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ خیر وہ اپنی گاڑی سے اتر کر دلدار کی گاڑی کے پاس آئے تھے۔ وہ اندر ہی بیٹھا رہا، آنکھوں پر سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ جی سردار سائیں۔ دلدار نے ان کی آواز پر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اندر آنے کا بولا۔ ہاشم خان دروازہ کھلا چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چچا سائیں، اگر میں غلط نہیں تو اس وقت حویلی کی بزرگ ہستی آپ ہیں نا؟ یہ کیسا سوال کیا اس نے؟ ہاشم خان نے بلا تردد سر اس بات میں ہلایا۔ تو آپ سے یہ بھول کیوں ہوئی؟ اس کا لہجہ نارمل سے ایک دم سرد مہر ہو گیا۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ مقابل کی آنکھوں کا تاثر کالے چشمے کے پیچھے سے دیکھ نہیں سکے، تبھی یہ عالم تھا۔ آپ کے سردار کا نکاح ہوا ہے، بے شک سادگی سے ہوا ہے، پر ایک سردارنی کی کچھ رسومات لازمی ہوتی ہیں جو میری سردارنی کی نہیں کی گئی۔ پوچھ سکتا ہوں کیا وجہ ہے چچا سائیں؟ سرد لہجے میں بے لچک دریافت کیا گیا۔ وہ گڑبڑائے۔ وہ سردار سائیں ذہن سے نہ کریں چچا سائیں، نہ کریں۔ آپ ہلال ہوں گے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں، اور میں آپ سے بڑے ہونے کا حق چھین نہیں سکتا۔ خدا را عقل کو ہاتھ مارے۔ اس نے ہاشم خان کی بات کاٹ کر لتاڑ ہی دیا۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟
गुस्सा तो बहुत आया पर करें क्या, यही पर बेबस हो जाते। अगर एक सरदार की नफी करना खुद के साथ ज्यादती थी। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन आज दे नहीं सकते। फिलहाल मैं बस इतना ही कि मेरी सरदारनी को तमाम हुकूक पूरे रस्म और रिवाज से सौंप दिए जाएं। जानता हूँ एक दिन में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कल तक का टाइम दे रहा हूँ। नूरदीन बाबा की तरफ मैं खुद जाऊंगा। बकाया को आप दावतनामा भेज दीजिएगा। ठीक है ना चाचा साईं? बकरे को छुरी के नीचे देकर वो पूछ रहा था, क्या सांस ठीक आ रही है? हाशिम खान की सोच थी कि दिलदार रस्म रिवाज भूला बैठा है। इस तरह जितना मर्जी अलबेला को अपने सरदारनी कहता फिरे, वो हकीकतन मानी तो जाएगी नहीं। अब ये कहकर उसे बता दिया कि वो उनकी सोच से कितना आगे की सोचता है। उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, इसलिए सर हिलाकर गाड़ी से उतर गए। दिलदार खानजादा ने आरामदा अंदाज में सीट के पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप ही कैसी हैं? आप कहाँ चली गई थी बिना बताए? क्या इतना नाराज कर दिया था मैंने आपको? पलवशा ने शिकवा किया। दूसरी तरफ से हिचकी भरी गई। विश मैं खुद नहीं आई, वो लाए हैं मुझे बेहोशी की हालत में। अलबेला ने तड़पते लहजे में मुश्किल सफाई दी। बहन की आवाज सुनकर दिल कुरला गया था। जी बताया दिलदार लाला ने। कल शाम के वक्त फोन आया था अम्मी के मोबाइल पर कि उनके पास हैं, कि आप उनके पास हैं, हम परेशान ना हो। लेकिन इधर से अम्मी ने ये कहकर फोन काट दिया कि आप हमारी कुछ नहीं लगती। पलवशा ने रुक रुक कर बताया कि उसको बुरा ना लगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो घर मेरे बाप का है। कह देना अपनी अम्मी से कि वो अपने अब्बा हजूर से नहीं लेकर आई थी। अलबेला ने आंसू रगड़कर साफ करते जिद्दी बच्चे की तरह कहा। पलवशा ने माथा पीट लिया। दोनों माँ बेटी एक सी अड़ियल और जिद्दी साबित हुई थी। यार मैं नहीं कह रही, वो तो पहले ही मुझे ऐसे देखती हैं कि जैसे उनका कीमती सामान चोरी करके बेच आई हूँ। मैं अम्मी को कुछ नहीं कहने वाली। पलवशा ने जज्बाती होकर हाथ उठा लिए। अलबेला का मुंह खुल गया। हाँ हाँ, तुम तो हो ही डरपोक। होता मेरा बाप तो बताता तुम्हारी वालदा माजदा को। वैसे वो है कहाँ? अलबेला इश्तियाल से कहती, आखिर में धीमी पड़ गई। पलवशा का कहका निकल गया। साथ वाली सकीना आंटी ने बुलाया था, अल्लाह जाने क्या करती फिर रही हैं। पलवशा ने हंसी को दबाकर बताया। और मेरा शहजादा कैसा है? अब वो समर का पूछने लगी। ठीक है, वो भी आपका पूछता है तो अम्मी जिस तरह हमारे मासूम भाई को घूरती हैं, अल्लाह माफ करे। उसने कानों को हाथ लगाया। वो हिटलर की बहन बनी हुई है। देखो पलवशा की बच्ची, अगर तुम्हारी अम्मी ने मेरे शहजादे को रुलाया या दुखी किया तो मैंने उसे साथ ले आना है, कह देना ये भी। वो लहजे को सख्त बनाकर कहने लगी। अच्छा ना, आप बताएं वहां सबका रवैया आपके साथ कैसा है? पलवशा ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, अभी खास मेलजोल हुआ नहीं, आज शायद हो जाए। अलबेला ने कंधे अचकाए। और दिलदार लाला तो ठीक ही होंगे आपके साथ? पलवशा की इस वाली बात पर उसे गुस्सा आ गया। मुझे कोई शौक नहीं मुनाफिकों के मुंह लगने का। ये कहती वो भूल गई कि अभी घंटा भर पहले वो मुनाफिक इसके मुंह किस अंदाज में लगा था। आप ही वो बहुत अच्छे हैं। पलवशा ने उसका दिल साफ करना चाहा। और तुम बहुत मासूम हो मेरी बहन। वो दो बदू जवाब। सच कह रही हूँ आपे। दिल लाला का दिल बहुत अच्छा है। जब पहली बार वो हमारे घर आए तब आपको बेहोशी की हालत में कमरे तक वही ले गए थे। डॉक्टर भी बुलाया था उन्होंने। आप उनकी तरफ से अपना दिल साफ रखें क्योंकि हवेली में वही एक आपका साथ दे सकते हैं। पलवशा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। शाबाश, यानी वो मेरी बहन को भी अपनी तरफ कर चुका है। फिर तुमसे कोई बात करने का फायदा तो होगा नहीं, उल्टा तुमने अपने दिल लाला को खबरें पहुंचानी हैं। जाओ यार, मूड खराब कर दिया। अलबेला बिगड़ कर बोली। मैं अब फोन रख रही हूँ, तुम मेरे से राब्ते में रहना। ये वाला नंबर मेरा नहीं है, अपना फोन ढूंढ कर तुम्हें मैसेज करूंगी तो अगली मर्तबा मेरे ही नंबर पर राब्ता करना। एक दो बात मजीद करके अलबेला ने फोन रख दिया। इधर पलवशा को बाहर का गेट बजने की आवाज आई।
پلوشا نے گیٹ کھولا تو سامنے 3 اجنبی چہرے نظر آئے۔ اسے لگا تحریم بیگم آئی ہوں گی۔ جی آپ کون؟ اس نے ان 3 لڑکیوں سے پوچھا۔ کیا یہ تحریم آنٹی کا گھر ہے؟ ایک لڑکی نے جواب کے بجائے سوال کیا۔ پلوشا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ او شکر ہے، مل گیا۔ اس گلی کے 5 گھر دیکھ کر صحیح گھر مل ہی گیا۔ تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ شکر کا سانس لیا تھا۔ پیاری لڑکی، ہمیں اندر آنے کا راستہ نہیں دو گی؟ پلوشا کو بت کی طرح کھڑا دیکھ کر کہا گیا۔ معذرت، لیکن آپ ہیں کون اور امی سے کیا کام ہے؟ آپ کو اندر نہیں بلا سکتے، یہیں بتا دیں۔ پلوشا نے رخائی سے کہا۔ سونا ہم یہاں… ارے تم لوگ آ گئی؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر چلو، میں بھی سکینہ کی طرف سے آئی ہوں۔ بتا رہی تھی تم لوگ آج ہی آؤ گی۔ یہ میری بیٹی ہے، اسے علم نہیں تھا اس لیے اندر نہیں آنے دیا۔ ان کے تعارف کروانے سے پہلے تحریم بیگم آ گئی، پھر تینوں کو ساتھ لیے اندر آئی تھی۔ پلوشا ہلکا سا گیٹ کھلا چھوڑے اندر آ گئی۔ امی یہ کون ہے؟ اس نے ماں کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ بتاتی ہوں۔ بیٹا تم لوگ ایسا کرو، اوپر جا کر فریش ہو، تب تک میں چائے وغیرہ کا دیکھتی ہوں۔ ناشتہ کر کے آئی ہو یا نہیں؟ تحریم بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ البیلا نے حیران ہو کر ماں کی مسکان عرصہ بعد دیکھی۔ جی یہ آنٹی، ہم نے ناشتہ کیا ہوا ہے، آپ بس چائے دے دیجیے۔ شکریہ بہت۔ چلو ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو کر نیچے آؤ تو وہ ڈرائنگ روم ہے، وہاں بیٹھ جانا۔ چلو پلوشا میری مدد کرواؤ ذرا آ کر۔ ان سے کہہ کر پلوشا کو لیے کچن میں آئی تھی۔ امی آپ بتاتی کیوں نہیں، یہ 3 لڑکیاں ہیں کون؟ پلوشا نے پھر پوچھا۔ وہ لڑکی، وہ کرائے پر آئی ہیں، اوپر والے پورشن میں۔ تحریم بیگم کے جواب پر وہ حیران ہوئی۔ لیکن امی جب یہ ذکر پہلے ہوا تھا تو آپی نے صاف منع کیا تھا کہ کرایہ دار نہیں رکھنے۔ پلوشا نے یاد دلایا۔ ایک بار یوں ہی تحریم بیگم نے البیلا سے کہہ دیا کہ اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیں تو گھر کا سرکٹ چلانا آسان ہو جائے گا۔ زاویہ خان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو کھاتے رہیں گے تو ایک دن ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے فاقے شروع ہوں تو کوئی بندوبست کر لینا چاہیے۔ جس پر البیلا نے کہا کہ کرایہ دار نہیں رکھنے کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ ایسے کسی انجان پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ خود نوکری کر لے گی۔ LLB مکمل ہونے میں 2 سال باقی تھے، پر اسٹوڈنٹ بیس پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری تو مل ہی جاتی۔ تب تحریم بیگم نے اس کی بات مان لی تھی، لیکن آج کرایہ دار اٹھا لائیں۔ تینوں لڑکیوں کے ماڈرن لباس دیکھ کر لگ رہا تھا کافی بڑے گھرانے کی ہیں، شاید ہاسٹل وغیرہ کی رہنے والی ہیں۔ آپی کون؟ تحریم بیگم نے انجان تاثر سے اس کو دیکھا۔ پلوشا ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ امی میں بیلا آپی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے منع کیا تھا کرایہ دار نہیں رکھنے، زمانہ ٹھیک نہیں۔ پلوشا نے غصہ دبایا نہیں۔ یہ بیلا کون ہوتی ہے ہمارے گھر کے معاملات میں دخل لینے والی؟ اپنا اچھا برا ہمیں بہتر معلوم ہے تو کسی باہر والے کے کہنے پر ہم فاقے نہیں کر سکتے۔ یہ چائے بن جائے تو کپس میں ڈال لانا اور ساتھ سنیکس بھی رکھ لینا، میں ذرا ان کو دیکھوں۔ ویسے تو سکینہ نے سب بتا دیا تھا، لیکن ان سے ذرا خود بھی تعارف لوں۔ جا کر تم بھی آ جاؤ۔ وہ اسے ڈیوٹی پر لگا کر جا چکی تھی۔ پلوشا نے پریشانی سے ماتھا تھام لیا۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا، اور وائس اوور میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، مسٹیکس ہوئی ہیں تو اس پہ درگزر کریں۔ تو باقی آپ لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور سلامت رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اگین میں بول رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ پہ۔ جزاک اللہ۔